गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। मैंने पहले भी आपसे कहा है, जब तक वैक्सीन नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं बरतनी है हमको। हमें वैक्सीन के आने का इंतजार करना है और बहुत जल्दी इंडिया में वैक्सीन जो है वो अवेलेबल होगी। अभी हाल ही में खबर मिला है कि बड़ा भारी स्टॉक जो है वो भारत बायोटेक ने और ये सीरम इंस्टीट्यूट ने तैयार कर लिया वैक्सीन का, और सरकार ने जो है वो कोल्ड रन कर रही है। मतलब वैक्सीन लगाने का पूरा प्रैक्टिस जो है वो चल रहा है। और मुझे लगता है कि जनवरी के लास्ट में से जो है वो पुलिस को, डॉक्टर्स को, इन सबको लगना शुरू हो जाएगी और फरवरी से या मार्च के फर्स्ट वीक से वैक्सीन जो है आम पब्लिक के लिए भी अवेलेबल होगी। गवर्नमेंट इज डूइंग गुड एंड वो अपने लेवल पे बेस्ट पॉसिबल प्रयास कर रही है गवर्नमेंट। खैर, जितना जल्दी हो इस कोरोना से हम लोगों को जो है वो थोड़ा छुटकारा मिले, ताकि हम लोग जो है वो जो आम जिंदगी होती है ना वो हम एंजॉय कर सके। यानी इस कोरोना ने हमको ये बतला दिया है कि आपकी जो आम जिंदगी है, नॉर्मल लाइफ है ना, वो भी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इसके पहले कभी ऐसा हुआ नहीं था कि घर में बैठे हैं, बाहर निकलने में डर रहे हैं, लोगों से मिलने में डर रहे हैं। वास्तव में ऐसा हुआ कि इंसान से डरने लगा है, नॉर्मल मिलने में, हाथ मिलाने में। क्योंकि ये वायरस जो है उसने पूरी दुनिया में जिस प्रकार का इम्पैक्ट दिया है, इसे समाज को बदल कर रख दिया है। खैर, इसके इम्पैक्ट पे कभी और हम बात करेंगे। अभी हम बात करेंगे, आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि कोई भी व्यक्ति होता है ना, वो वास्तव में एक केक देखा आपने? केक के समान होता है। अरे केक देखा क्या? केक तो आप बर्थडे पे काटते ही होंगे ना। तो केक में क्या होता है कि बेस्ट मटेरियल होता है, उसके ऊपर उसमें क्रीम लगी होती है, गार्निशिंग होती है उसमें, जिसमें आपका नाम लिख देते हैं, हैप्पी बर्थडे चुन्नू मुन्नू, है ना, जो वॉट एवर नाम की जो भी है वो नाम उसके ऊपर लिख देते हैं। ठीक है, तो इंसान भी ऐसे होते हैं। लेकिन केक जो होता है ना, केक का जो स्वाद है, जो केक का स्वाद है ना, उसके ऊपर की जो भी गार्निशिंग होती है, जो क्रीम लगी होती है, उससे केक का स्वाद नहीं आता। स्वाद आता है उसका बेस्ट मटेरियल क्या है। यानी केक यदि फ्रेश होगा तो बेस्ट मटेरियल एकदम सॉफ्ट होगा उसका, तो आपको लगेगा हाँ भाई केक तो फ्रेश है। यदि वो हार्ड सा हो गया, आप बोलोगे केक अच्छा है लेकिन एक दो दिन पुराना केक है ये, इसने हमको जो है वो एक दो दिन पुराना केक टिका दिया इसने, जो दुकानदार ने। लेकिन यदि बेस्ट मटेरियल ठीक नहीं तो आप बोलोगे केक अच्छा नहीं। भले वो क्रीम तो वैसी है, लेकिन वो बेस्ट मटेरियल, क्रीम तो उसने आपको केक डिलीवर करने के पहले लगा के नाम लिखा उसने। ठीक है, तो केक जो होता है उसके समान ही लोग भी होते हैं। चलिए, एक पुरानी कहानी है कि एक चीन में क्या होता है। चीन में जैसे हमारे यहाँ पे बौद्ध धर्म गुरु हुआ करते थे, जैन धर्म गुरु होते हैं, हमारे यहाँ पे साधु संत होते हैं। ऐसे चीन में एक बड़ा जो प्रचलित धर्म है वो है जैन धर्म के। जैन धर्म जो होता है कुछ ऐसा समझ लीजिए कि बौद्ध से मिलता जुलता है या उस तरह की शिक्षा वाला धर्म होता है। तो जैन, वहाँ के जो जैन संत होते हैं वो बड़े ज्ञानी होते हैं। तो वहाँ चाइना में ये प्रथा थी कि भाई चाइना का जो राजा है वो अपने बच्चे को किसी जैन मुनि के पास भेजा करते थे। और वो जैन नहीं है, वो हमारे यहाँ का जैन मत समझ लेना, वो जैन अलग होता है, ZEN जैन अलग है वो। ठीक है, तो वो जैन मुनि के पास भेजा करते थे और वो उनको, उन राजकुमारों को शिक्षा दिया करते थे। जब राजकुमार राजा बनने के लायक हो जाया करते थे, भाई इनको इतनी शिक्षा आ गई है, तो राजा को बता दिया करते थे वो कि भाई अब अपने पुत्र को आप जो है वो जो भी चाहे वो जिम्मेदारी सौंप सकते हैं और प्रजा का ये अच्छा ही करेगा। खैर, तो एक चाइना में एक राजा थे, उन्होंने अपने बेटे को जो है एक बड़े प्रसिद्ध और सिद्ध जैन गुरु थे उनके पास भेजा कि भाई हमारा बेटा जो है वो अब हमारा राजगद्दी संभालेगा, हम बूढ़े हो रहे हैं, हम चाहते हैं कि हमारा बेटा जो है हमारी प्रजा का ध्यान रखे, तो इसको आप शिक्षा दीजिए। तो उन्होंने जो है कुछ उसको बेसिक शिक्षा देने के बाद बोला कि भाई तुमको अब 1 साल जंगल में गुजारना पड़ेगा, तुमको 1 साल जंगल में गुजारना पड़ेगा, एकांत में गुजारना पड़ेगा, और तुम किसी से वार्तालाप नहीं करोगे, अकेले रहोगे वहां पे, अपनी जितनी आवश्यकताएं हैं वो सब अकेले पूरा करोगे, अपनी सुरक्षा जंगल के जानवरों से वो भी तुम ही खुद करोगे, अकेले रहना है तुम्हें। आपको बता दो, सबसे व्यस्त आदमी कब होता है? जब वो अकेला होता है। अकेले होने पर हम अपने आप से बात करते हैं, अपने आप की आवाज सुनते हैं ना, वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है। खैर, उसको जैन मुनि ने भेजा वहां पे जंगल में। अब वो जंगल में गया, जंगल में जाने के बाद क्या कि वो 1 साल तक वहां पे रहा और लौट के आया। तो जैन मुनि बोले कि अच्छा, साल भर गुजर गया, मालूम ही नहीं चला, तुम्हें कैसा लगा सर? उसने कहा साल बड़ा लंबा होता है जैन मुनि, तो मुझे तो लंबा लगा साल, एक दिन मैंने जो है वो ऐसे गिन गिन के निकाला है। अब आप तो एक्टिविटी में व्यस्त हो गए, पढ़ाने में, इन सब में, तो आपका साल गुजर गया, लेकिन हमारा साल तो थोड़ा भारी गया। अच्छा, तुम्हें पता है जंगल में मैंने तुमको क्यों भेजा था? बोला नहीं। अच्छा ये बताओ, जंगल में तुमने क्या क्या सुना? बोला वहां तो कोई बोलने वाला आदमी था ही नहीं मेरे साथ में। नहीं, उस आदमी की आवाज ही नहीं होती, और भी चीजें सुनते हैं हम। जैसे आप जब ये वीडियो देख रहे हैं, आपको कौवे की, चिड़िया की सब आवाजें सुनाई पड़ती हैं।
तो वो बोलते भाई कि आपने कुछ सुना? तो बोलता हाँ मैंने सुना, मैंने वहाँ पे पक्षियों की आवाज़ सुनी, मैंने नदी की कलकल भी सुनी है नदी के पास रहने में। मैंने सुबह के समय जब हवा तेज बहा करती थी जंगल में, तो जंगल में मैंने जो है जंगल में जो पेड़ों के हिलने की जो आवाज़ होती है उसको भी सुना मैंने। कई बार जानवरों की आवाज़ें भी मैंने सुनी है। अच्छा और क्या सुना? उसने कहा कि बस यही तो आवाज़ है जंगल में, और क्या है? जंगल में नदी की आवाज़ है, तेज बहती हवा की आवाज़ है, चिड़ियाओं की आवाज़ है, जानवरों की आवाज़ है, यही मैंने सुना। जैन मुनि गंभीर हो जाते हैं, बोलते हैं एक काम करो, 1 साल के लिए और जंगल जाओ। अब राजकुमार का माथा ठनका कि अरे ये जैन मुनि हमको फिर से 1 साल जंगल भेज रहे हैं। लेकिन मुनि है, यदि वो मुनि बोल देंगे उनके पिताजी से कि भैया तुम्हारा लड़का तो आगे ही नहीं मानता है, तुम्हारा लड़का तो जो है अयोग्य है, तो अभी राजकुमार सिंहासन भी नहीं मिलेगा, राजा भी नहीं बन पाएंगे, तो चुपचाप से सिर नीचा किया और वापस 1 साल के लिए जंगल में चले गए। 1 साल जंगल में रहे, जब लौट के आए 1 साल के बाद फिर से, तो अब की बार जैन मुनि ने वही क्वेश्चन दोबारा किया कि तुमने जंगल में क्या क्या सुना? उन्होंने बोला कि जंगल में शुरू के जब मैं लौटा था यहाँ से, तो शुरू के 3-4 महीने में बड़ा गुस्सा भी था, आप पर भी गुस्सा था कि आपने दोबारा जंगल भेज दिया, और मैं जो है कुछ आवाज़ों को सुनने की कोशिश करता है, कुछ और भी आवाज़ें मुझे सुनाई पड़े। शुरू में मुझे कोई विशेष आवाज़ें नहीं सुनाई पड़ी, वही नॉर्मल हवा की आवाज़ है, नदी की आवाज़ है, जानवरों की आवाज़ है, चिड़िया की आवाज़ है, वो सुनाई पड़ती थी। लेकिन कुछ महीने गुजरने के बाद मुझे पहली बार एहसास हुआ कि मैं फूल के खिलने की आवाज़ भी सुन सकता हूँ। मुझे एहसास हुआ कि जब मधुमक्खी जो है फूल के ऊपर बैठती है, हनी बी, तो वो जब उससे नेक्टर लेती है तो नेक्टर के सक करने की आवाज़, की नेक्टर को वो पी रही, वो आवाज़ भी मैं सुन सकता हूँ। मैं वो आवाज़ भी सुन सकता हूँ जो वास्तव में कभी जो है वो जब पक्षी के अंडे में से जो है वो छोटा सा चिड़िया वो अपने आप को वो अंडे को फोड़कर जो नया बर्ड बाहर निकलता है, तो वो आवाज़ भी मुझे सुनाई पड़ी। गुरुजी जाने कितनी ऐसी आवाज़ें थी जंगल में जिनको मैंने पहले कभी नहीं सुना था, वो आवाज़ें मुझे सुनाई पड़ी। जैसे कि एक सूखा पत्ता यदि मेरी झोपड़ी के पास से उड़कर जाता था, तो उस पत्ते के ऊपर उठ के नीचे गिरने की दोबारा आवाज़ भी मुझे सुनाई पड़ी। मतलब मेरा फोकस अटेंशन ऐसा हो गया था कि आसपास कोई भी घटना है, एक कंकड़ भी गिरेगा तो उसकी आवाज़ मुझे सुनाई पड़ती थी। मैं पूरे अटेंशन से मैं केवल एक ही काम करता रहा, मैं आवाज़ों को सुनता रहा। मुझे ऐसा समझ में आया कि कई बार पेड़ों की हवा जो है, जो पेड़ होते हैं उसमें हवा जब चलती तो पेड़ तो आवाज़ करती हैं, लेकिन उनके पत्तों की सेपरेट खड़खड़ाहट की आवाज़ मुझे सुनाई पड़ी। मुझे ये भी समझ में आया कि प्रकृति में कई जीव आपस में कम्युनिकेट करते हैं, ये भी मुझे समझ में आया। मुझे जो जानवरों की आवाज़ें लगती थी उनमें मुझे जानवरों के कम्युनिकेशन समझ में आए। हालांकि मैं उनका मतलब नहीं समझ पाया, लेकिन मुझे समझ में आया कि जानवर एक दूसरे से कुछ बात भी करते हैं। जैन मुनि खुश हो गए, बोलते बेटा तुमने 2 साल लगाए, लेकिन तुमने क्या सीखा? तुमने सीखा जो अनकहा है उसे सुनने की क्षमता तुम में डेवलप हो गई है। मतलब जीवन में हमेशा वो मत सुनिए जो सबको सुनाई दे रहा है, वो सुनिए, वो महसूस कीजिए जो लोग अवॉइड कर देते हैं, जो दूसरों को नहीं सुनाई पड़ता है। फूल के खिलने की आवाज़ आम आदमी को सुनाई नहीं पड़ेगी, नेक्टर को लेने की आवाज़ आम आदमी को नहीं सुनाई पड़ेगी, लेकिन जब तुम्हारा फोकस अटेंशन वैसा होगा और तुम इतने शार्प हो गए कि तुम्हारा अटेंशन वहाँ पे, तो वहाँ पे तुम्हें आवाज़ सुनाई पड़ेगी। मतलब एक अच्छा राजा बनने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी ये है कि आप अपनी प्रजा की उन बातों को समझ सके जो अनकही हैं। हर बातें नहीं कह पाएगी प्रजा, आप राजा हैं तो आपके पास आके वो अपने आप को पूरी तरीके से व्यक्त नहीं कर पाएगी। आप दूसरे का दुख जो है उसकी आवाज़ से आप एनालाइज कर सकते हैं, लेकिन उसके पीछे की असली कहानी आपको कभी मालूम नहीं चलेगी। इसलिए आपके अंदर वो क्षमता होना चाहिए कि आप रिक्वायरमेंट को समझ सकें और आप अनकही बातों को समझकर निर्णय ले सकें। ये आपकी पहली क्षमता होना चाहिए और एक अच्छे राजा का सबसे बड़ा लक्षण है, और ये सच्चाई है। आप केक की केवल क्रीम मत देखिए, केक का बेस देखिए कि उसके अंदर क्या है, एक्चुअली में उसके अंदर क्या है वो देखिए। और इस शिक्षा को जब मैंने मैंने बहुत पहले इस स्टोरी को मैंने पढ़ा था और मैंने बहुत हद तक इसको अपने ऊपर इम्प्लीमेंट भी करता हूँ। मैं देखिए मैं बहुत कोई परफेक्ट आदमी नहीं हूँ, लेकिन मैं जितनी चीज़ों को सीखता हूँ ना तो उनको मैं अपने जीवन में उतारने की कोशिश करता हूँ। मुझे मेरे जीवन की सबसे अच्छी कोई बुक जो मुझे लगती है, जो स्कूल टाइम में मैंने पढ़ी थी, वो थी सप्लीमेंट्री रीडर।
जिसको हिंदी में सहायक वाचन कहते हैं, सप्लीमेंट्री रीडर। आपने उसकी कहानियों को हो सकता है आपने पास होने के लिए, अच्छे नंबर लाने के लिए पढ़ा हो, लेकिन मैंने उन कहानियों को जीवन को सीखने के लिए पढ़ा। मुझे सप्लीमेंट्री रीडर की अधिकांश कहानियां याद हैं और वो उनमें से अधिकांश कहानियां मैं आपको सुना भी चुका हूं। कल अब चूंकि क्या है कि हमने हमारा जो कंटेंट वाला स्टाफ है, जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का जितना भी कंटेंट का काम होता है पूरा स्टाफ है, उसको हम लोगों ने भोपाल शिफ्ट किया। उसके पीछे कारण ये था कि बॉम्बे के अंदर अभी भी ट्रेन जो है वो नॉर्मल नहीं हुआ, लोकल ट्रेन नॉर्मल नहीं हुआ। बॉम्बे में अभी भी लोग घर से बाहर निकलने में डरते हैं, ओवर पॉपुलेशन के कारण जो है वो बॉम्बे जो है वो एक हॉट स्पॉट के समान है। अभी भी बॉम्बे में जितने केसेस हैं उतने किसी राज्य के अंदर नहीं होते, उतने एक दिन में बॉम्बे के अंदर केसेस है। तो बॉम्बे एक डिफरेंट शहर है, तो यहाँ पर जो है हम लोगों को बहुत दिक्कत गई। जब लॉकडाउन हुआ उसके बाद में हमें काम कराने में, मतलब हम लोग दिन और रात काम किए। उस समय बच्चों को मालूम नहीं चला, लेकिन हम लोग दिन और रात काम किए हम लोग, ताकि बच्चों को जो डिलीवर कर रहे हैं उसमें कोई फर्क ना आए, क्योंकि एग्जाम भी सर पर था, सब कुछ था, तो हम लोग दिन रात काम किए हम लोग। फिर फाइनली मैंने डिसाइड किया कि भैया एक काम करते हैं, इसी जगह पे ऑफिस शिफ्ट करते हैं, एक साइट ऑफिस जिसमें कि कंटेंट का ये सारा काम चलेगा, जहां पर कि स्टाफ इजीली मिल जाता हो, लोगों को लोकल ट्रेन का के ऊपर डिपेंडेंसी ना हो। तो हम लोगों ने सिलेक्ट किया भोपाल शहर को। तो भोपाल शहर में हमने शिफ्ट किया। तो सारा जितना भी कंटेंट का काम है मोस्टली वो भोपाल शहर में होता है। वहाँ पे एसोसिएट फैकल्टी की पोस्ट भी क्रिएट की गई, वहाँ पे शिफ्ट किया गया उनको। वहाँ पे टाइपिस्ट स्टोरी सब चीज़ें पूरा, मतलब तकरीबन 10-15 लोगों का बड़ा स्टाफ वहाँ पे जो है वो इस्टेब्लिश किया गया, ताकि वो आपका काम चलता रहे। बाकी टेक्निकल सपोर्ट टीम सब मुंबई में अपने अपने घरों से या अपने अपने घर के पास जो ऑफिस है वहाँ से काम कर रहे हैं। तो मैंने मेरे एक स्टाफ से कल बोला कि भाई देखो ऐसा है कि ये महीना तुम कंटिन्यू कर लो, अब तुमको बॉम्बे से भोपाल शिफ्ट होना पड़ेगा। अब बताओ मेरे को कि तुम क्या करना चाहते हो। तुम्हारे पास ऑप्शन ये है कि या तो तुम जॉब छोड़ दो, ऑप्शन बी है कि मेरा दूसरा कंपनी जो नेक्स्ट मेडिको है वो अमेरिकन कंपनी बनने जा रहा है, तो उस कंपनी में जो है वैकेंसी निकलेगी, वहाँ तुम अप्लाई करो, तुमको हम वहाँ पर प्रायोरिटी पर शिफ्ट कर देंगे। तीसरा है कि तुम भोपाल शिफ्ट हो जाओ। ठीक है, कन्फ्यूजन में था वो। उसके पिताजी से मेरी बात हुई, उन्होंने पिताजी से बात कराई अपनी। ठीक है, वो बड़ी उम्र का 30 ईयर्स के का व्यक्ति, लेकिन अपने फादर ही उनके घर में मैन लीडिंग रोल लेते हैं। तो उनसे बात करें, उनके पिताजी बोले अच्छा सर वहाँ पे ये है कि वहाँ भोपाल में किराया कितना होता होगा, ऐसे ऐसे करके उन्होंने कुछ इंक्वायरी मुझसे किया उन्होंने। ठीक है, तो मैं समझ गया कि ये किराया मतलब व्हाट ही आस्क, वो चाह ये रहे थे कि भाई देखो हमारा बेटा हमारे घर में रहता है, अभी जो भी सैलरी कमाता है वो सैलरी उसकी पूरी बचती है, वो जो भी छोटा मोटा खर्चा जाने आने का मिला के बचता है। ठीक है, तो वो मुझसे किराया नहीं पूछ रहे थे, वो मुझसे जो है वो शहर के बारे में नहीं पूछ रहे थे। वो ये जानना चाह रहे थे कि भाई हमारा बेटा हम यदि भोपाल शिफ्ट कर दे तो क्या जो एक्स्ट्रा खर्चा होगा उसको कुछ आप बियर कर पाएंगे, कोई कंपनी कुछ देगी उसके लिए। देन आई ऑफर देम कि भाई देखो ऐसा है कि जब आप शिफ्ट वहाँ करेंगे ना तो मैं आपकी सैलरी में थोड़ा सा एक इंक्रीमेंट कर दूंगा, जिससे कि आपका जो रूम का किराया या जो घर आप लेंगे रेंट पे उसका एक बड़ा हिस्सा आपको जो है वो मिल जाएगा कंपनी से। उसकी चिंता मत कीजिए, हमें अच्छे एम्प्लॉयज़ की, और चूंकि ये परिवार के समान एनवायरमेंट जहाँ पर एक बार जो जुड़ता है तो उसको हम कभी जो है खुद से बाहर नहीं करते हैं जब तक कि वो काम करना बंद ना कर दे। खुद ही काम में हम कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करते, देयर इज नो कंप्रोमाइज इन वर्क। ठीक है, सारे नखरे बर्दाश्त है आपके, लेकिन काम टाइम पे मिलना चाहिए। ठीक है, तो फिर तो मैंने कहा ना कि वो जब कम्युनिकेट करते थे अनकही बात को समझ के मैंने बोला नहीं ऐसा नहीं है, आप मत सोचिए इस बारे में, जाइए आप देखिए रूम को, जो होगा बताइए मेरे को, क्या हो सकता है वो हम कर देंगे, उसकी चिंता मत कीजिए। पर अभी कंटेंट का स्टाफ एक जगह पर रहना जरूरी है ताकि बच्चों को कोई असुविधा ना हो और जो है टीचर को कोई असुविधा ना हो, कम्युनिकेशन प्रॉपर हो सके। लाइफ में ये सीख बहुत जगह पे काम आती है कि आप अनकही बातों को समझें। पिताजी कई बार बोलते हैं कि खर्चा कम करो भाई, तो पिताजी जो है वो आपको डांटने के लिए, परेशान करने के लिए नहीं बोलते हैं। उन्हें मालूम है कि मार्केट की पोजीशन क्या है, पैसा कितना अंदर आ रहा है, कितनी उधारी है, बेटी की शादी के लिए भी सेव करना है, तुम्हारी कॉलेज की पढ़ाई के लिए भी सेव करना है, तो वो छोटी छोटी चीज़ों को सेक्रीफाइस करते हैं। कभी उनके जूते का तला पलट के देखिएगा, आपके जूते घिस चुके हैं, कभी देखिएगा कि उनके कपड़े उन्होंने कब से नहीं सिलाए, उन्होंने नए कपड़े के, कभी देखिएगा कि वो कहाँ कहाँ खर्चे में कमी करते हैं। वो एक अच्छी महंगी वाली शेविंग क्रीम वो भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो सस्ती वाली शेविंग क्रीम बाजार से ले आते हैं। वे हर जगह जहाँ पॉसिबल हो वहाँ पर वो अपने पैसे बचाने की कोशिश करते हैं ताकि वो आपके काम आ सकें, और हम उन सब चीज़ों को बड़ा कैजुअली लेते हैं। हम कभी भी जो है अब जो है वो उन चीज़ों के लिए पिताजी को धन्यवाद बोल, हम सोचते हैं उनकी जिम्मेदारी है तो करना ही पड़ेगा उनको, ये तो उनका फर्ज है, क्यों पैदा किया हमको। हम बहुत स्वार्थी होकर सोचते हैं कई बार। अनकही बातों को सुनना सीख लीजिए इस बात को कि कोई एक
एक व्यक्ति है, पिता है, जो कितना सेक्रीफाइस कर रहा है आपके लिए। के माँ है, माँ कितना सेक्रीफाइस कर रही है आपके लिए। उन अनकही बातों को समझना सीख लीजिए, जीवन आपका सफल हो जाएगा। और सच बताऊं तो मैं आपको कि सफलता जो है कोई डिग्री पाने से या कोई चीज़ को अचीव करने से नहीं मिलती। सफलता मिलती है कि हम अपने आसपास के लोगों में खुश रहें, वो हमारे साथ खुश रहें और हमें संतुष्टि का भाव हमारे अंदर है, वो सफलता, सच्ची सफलता वही है। हैव ए ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट।